आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहले हमने करना है कि डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। आपने पार्ट 1 में देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसमें हमने देखा कि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व is always downward sloping like this to the right। ठीक है, ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हैं और डिमांड कर्व इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों होता है? अब हमने ये देखना है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसका मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नियम है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, उस वस्तु की एडिशनल यूनिट्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अतिरिक्त इकाइयों से एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है तो हम एडिशनल यूनिट्स के लिए कीमत भी कम देना चाहेंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि ज़्यादा इकाइयों के लिए हम कीमत कम देना चाहते हैं, यानी कि कीमत कम होने पर मांग ज़्यादा होती है और कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम होती है। और इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर बराबर होंगे वहाँ पर कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होगा। तो इस वजह से ऐसा होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कीमत और मांग में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। दूसरा कारण है डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप का इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी वस्तु की प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज होता है। अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है सपोज़, तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है और रियल इनकम के बढ़ने से वो उस वस्तु की मात्रा को, क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, तो ये जो इनकम इफेक्ट है इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि प्राइस के कम होने से मांग बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। प्राइस बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी। प्राइस के कम होने से रियल इनकम कैसे बढ़ती है? रियल इनकम होती क्या है? रियल इनकम वो होती है जब हम इनकम को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 100 रुपये है तो 100 रुपये उसकी मनी इनकम है, मॉनेटरी इनकम है। और 100 रुपये से वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है वो उसकी रियल इनकम है। ठीक है, मान लीजिए आटे की कीमत 20 रुपया प्रति किलो है तो 100 रुपये से वो 5 किलो आटा खरीद सकता है, तो उसकी रियल इनकम कितनी होगी? 5 किलो आटा। ठीक है, तो अगर आटे की प्राइस मान लीजिए कम हो जाती है, 20 रुपये से 10 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो पहले 5 किलो आटा थी वो 10 किलो आटा हो जाती है और वो अब आटे की मांग को बढ़ा देगा क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। तो इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होता है? डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन यानी स्थानापन्न प्रभाव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है, अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर उस वस्तु को सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है। ठीक है, कि मान लीजिए
एप्पल्स की कीमत कम हो गई है तो एप्पल्स की मांग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि अब हम अगर हम पहले अनार खा रहे थे तो हम अनार का कंजम्पशन कम करके सेब का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं और हम सेब को अनार की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं। इस वजह से मांग उसकी बढ़ जाती है, एप्पल्स की मांग बढ़ जाती है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कहते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से भी क्या होता है कि डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। फोर्थ रीज़न इसका क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूहों का आकार। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर ग्रुप है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि मान लीजिए जब एप्पल की कीमत 250 रुपये पर केजी थी तब बहुत कम लोग एप्पल्स खरीद रहे थे। ठीक है, जब एप्पल्स की कीमत सपोज़ 80 रुपीज़ पर केजी हो जाती है तब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो पहले एप्पल्स को नहीं खरीद रहे थे वो भी उनको खरीदने लगते हैं। यानी कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। फिफ्थ रीज़न क्या है, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तब उसको हम विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में प्रयोग करने लगते हैं। मान लीजिए दूध की कीमत कम हो जाती है तो दूध की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि हम दूध का प्रयोग जो है वो दही बनाने में, पनीर बनाने में, मावा बनाने में, ठीक है, करने लगेंगे। डिफरेंट यूजेस में उसको यूज़ करने लगेंगे तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। और अगर दूध बहुत महंगा हो जाता है तब हम उसको कम प्रयोगों में, जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस है उन्हीं में प्रयोग करेंगे और मांग जो है कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे गिरता है। अगली चीज़ जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस यानी अपवाद। मांग के नियम के अपवाद क्या हैं? अपवाद का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जब ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जब मांग का नियम लागू नहीं होता है यानी कीमत के कम होने से मांग बढ़ती नहीं है और कीमत के बढ़ने से मांग घटती नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो मांग का नियम लागू नहीं होगा अगर, तो मांग वक्र जो है वो OX पर हमने प्राइस लिया है और OX एक्सिस पर हमने डिमांड ली है और आपका जो डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, डिमांड कर्व तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां या कुछ एक वस्तुएं ऐसी हैं जब ये नियम लागू नहीं होता है यानी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं या मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं? पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ये वस्तुएं क्या कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं समाज में स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं, ठीक है, बहुत महंगी ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, कॉस्टली फर्नीचर है, कॉस्टली कारपेट्स हैं, तो इनको हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं जितनी महंगी होंगी उतनी ही समाज में प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाएंगी और इनकी मांग ज़्यादा होगी। कम कीमत होने पर कम मांग होगी। तो इन वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये मांग के नियम का पहला एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस क्या होती है? अज्ञानता। अज्ञानता, कई बार अज्ञानतावश भी ऐसा होता है कि हम कोई महंगी चीज़ खरीदते रहते हैं, ठीक है, और हमें पता ही नहीं होता कि
उसका कोई जो है वो सस्ता ऑल्टरनेटिव भी है। और क्या होता है, इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मांग होती है और कम कीमत पर कम मांग होती है, या कम कीमत पर उसको हम घटिया समझकर नहीं खरीदते हैं। कि मान लीजिए कोई वस्तु है वो एक छोटी दुकान पर कम प्राइस पर मिल रही है और बहुत बड़े शोरूम में जो है वो उससे डबल दाम पर मिल रही है, तो हम उसको बढ़िया समझ करके बड़े एयर कंडीशन शोरूम से उसको जाकर खरीदते हैं। हम समझते हैं कि ये बढ़िया है, और छोटी दुकान पर या रेडी मार्केट में वो चीज़ जो है वो सस्ती है, तो वहाँ पर वो घटिया होगी। तो इग्नोरेंस की वजह से भी ऐसा होता है कि हम कम कीमत पर कम मांग करते हैं और ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मांग करते हैं, यानी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा एक्सेप्शन मांग के नियम का क्या है? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स गिफन गुड्स को सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इनको गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स घटिया वस्तुएं होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिनकी अगर प्राइस कम हो जाती है, इन वस्तुओं की अगर प्राइस कम हो जाती है तो इन वस्तुओं की डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की वास्तविक आय बढ़ जाती है, और वास्तविक आय बढ़ने पर वो नॉर्मल गुड्स को, यानी अच्छी क्वालिटी की वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा और गिफन गुड को कम खरीदेगा, एंड वाइस वर्सा। तो गिफन गुड्स जो हैं उनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है? एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। एक्सपेक्टेशंस कहे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस। फ्यूचर में वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ने की या घटने की एक्सपेक्टेशन। अगर प्राइस के फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है तो लोग वर्तमान में उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तब भी ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये वस्तु और महंगी होने वाली है, इसलिए वो उसको वर्तमान में ज़्यादा खरीदेंगे। तो वर्तमान में ज़्यादा कीमत पर भी ज़्यादा मांग होगी। और अगर प्राइस के फ्यूचर में घटने की संभावना है तब वो वर्तमान में उस चीज़ को कम खरीदेंगे। अगर कीमत कम होगी तब भी कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में कीमत और घटने वाली है, तब इस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से वर्तमान में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शंस मांग के नियम के। अगली चीज़ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग के निर्धारक तत्व, इसको डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं और डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, मांग फलन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसी को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। देखिए, एक्स वस्तु की जो मांग है, डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। इसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं कि डिमांड फॉर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। अब हमने इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। तो कीमत में चेंज होने से मांग में क्या चेंज होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, अगर कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, अगर अन्य बातें समान रहती हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है कि संबंधित वस्तुएं जो होती हैं, संबंधित वस्तुएं देखिए दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं।
ठीक है। अब इन दोनों में किस प्रकार से कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव पड़ता है। सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है उन जिन वस्तुओं को हम एक की जगह पर दूसरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेप्सी और कोक है, इनको हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स में अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है, अगर एक्स वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो वाई वस्तु की मांग कम हो जाएगी। ये प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो ये एक्स है कोक, कोक की प्राइस कम हो गई, और वाई है पेप्सी, तो पेप्सी की मांग कम हो जाएगी क्योंकि लोग पेप्सी की जगह कोक ज़्यादा खरीदने लगेंगे क्योंकि कोक अब पहले से सस्ती हो गई है। तो ये ऐसा प्रभाव तो पड़ेगा सब्स्टिट्यूट्स के केस में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं वो पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें एक से ज़्यादा वस्तुओं की एक साथ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कॉपी और पेन है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि या कार और पेट्रोल है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्स वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो वाई वस्तु की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे कि मान लो कारों की प्राइस कम हो, एक्स वस्तु कार है, मान लो कार की प्राइस कम हो गई है, तो कारों की प्राइस के कम होने से कारों की डिमांड बढ़ेगी, और जब कारों की डिमांड बढ़ेगी तो वाई वस्तु पेट्रोल है, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनमें एक वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तीसरा फैक्टर है, तीसरा डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और इनकम अगर कम हो जाती है तो मांग कम हो जाएगी। ऐसा नॉर्मल वस्तुओं के केस में होगा। लेकिन अगर वस्तु नॉर्मल है तो इनकम के बढ़ने से उसकी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वस्तु इन्फीरियर है, इन्फीरियर माने घटिया वस्तु है या गिफन वस्तु है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, घटिया वस्तु की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर जो है वो बढ़िया वस्तु ज़्यादा खरीदेगा और इस वस्तु को जो इन्फीरियर है इसको वो कम खरीदेगा। तो इनकम का ये प्रभाव मांग के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। व्यक्ति के, कंज्यूमर के टेस्ट का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ें फैशन में होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद होती हैं उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक होती हैं, कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से होती हैं, उन चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है। और जो चीज़ें उसके टेस्ट की नहीं है या फैशन में नहीं है या रिवाज में नहीं है, ठीक है, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशंस, यानी संभावनाएं। संभावनाओं का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर कंज्यूमर को ये जो है एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो वर्तमान में उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेगा। अगर उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तब वो इस वस्तु को प्रेजेंट में कम खरीदेगा। अगर उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तब वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इस चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होने वाली है, तब वो वर्तमान में उसकी मांग ज़्यादा करेगा। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का साइज यानी आकार और उसकी रचना। जनसंख्या का साइज अगर पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा तो मांग ज़्यादा होगी, और साइज़ कम होगा तो मांग कम होगी। पॉपुलेशन का आकार यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ क्या है, कॉम्पोजिशन।
जनसंख्या की रचना का क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन में जो है 15 साल से कम उम्र के लोग बच्चे कितने हैं, 15 से 60 के बीच के लोग कितने हैं, 60 से ऊपर के एज के लोग कितने हैं। तो जनसंख्या की जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी मांग को प्रभावित करती है। कि मान लीजिए जनसंख्या में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से उन चीज़ों की मांग बढ़ेगी, जैसे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, टॉयज़ हैं, उनकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो जनसंख्या की रचना भी मांग को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और नेक्स्ट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। अर्थव्यवस्था के अंदर आय का बंटवारा कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि समाज में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, असमान है। असमान का मतलब क्या है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इनकम वाले हैं और कुछ लोग बहुत कम इनकम वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, मांग जो है वो कम होगी और ओवरऑल डिमांड जो है वो कम होगी। और दूसरा, इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। जो महंगी वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, इन चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल है, मान लीजिए अगर इक्वल है, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी और आवश्यकता की वस्तुओं की और जो है कंफर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये सारा हमने देखा डिमांड फंक्शन के बारे में। मांग फलन जो है वो क्या होता है, या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है चेंजेस इन डिमांड। मांग में परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, चेंजेस इन डिमांड। तो मांग में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व पर ही होने वाला मूवमेंट। डिमांड कर्व वही रहेगा, उसी के ऊपर आप मूव करोगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो परिवर्तन हम लेते हैं। एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग का संकुचन। तो पहले हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का विस्तार क्या होता है। देखिए, मांग के विस्तार का मतलब है कि जब कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि शुरू में प्राइस 5 रुपये था और डिमांड 1 इकाई थी। 5 रुपये पर आप एक पेन खरीदते थे। जब पेन की कीमत 1 रुपया हो जाती है तो मांग उसकी 5 इकाइयाँ हो जाती है। प्राइस जो है वो रुपीज़ में है और क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में है। तो यहाँ पर ये जो मांग बढ़ी है, इसका कारण क्या है? प्राइस का कम होना है। तो इसको हम कहते हैं मांग का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को डायग्राम में भी शो करना है। OY एक्सिस पर हमने प्राइस लेना है और OY एक्सिस पर हमने डिमांड लेनी है, क्वांटिटी लेनी है। 1 2 3 4 5 ये प्राइस के फिगर्स हैं और क्वांटिटी 1 2 3 4 5 ये हैं डिमांड के फिगर्स। शुरू में क्या है, 5 रुपये प्राइस के ऊपर 1 यूनिट की डिमांड की जाती है और फिर 1 रुपये प्राइस के होने से डिमांड बढ़कर 5 यूनिट्स हो जाती है। यानी पहले हम A पॉइंट पर थे, अब हम B पॉइंट पर आ गए हैं। तो ये जो एक डिमांड कर्व है
इस पे जो ये मूवमेंट हुई है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है, मांग का विस्तार है ये। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। मांग का संकुचन क्या होता है कि जब कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। जब प्राइस 1 रुपया था तो मांग जो है वो 5 इकाइयाँ थी। जब प्राइस बढ़कर 5 रुपये हो गया तब मांग कम होकर 1 इकाई रह गई। यहाँ पर क्वांटिटी के मांग के कम होने का कारण क्या है? प्राइस का बढ़ना। तो इसको हम कहते हैं मांग का संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसको भी हम डायग्राम से शो करेंगे। आपने उसी तरीके से डायग्राम वही है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है कि शुरू में 5 रुपये प्राइस 1 रुपया प्राइस था तो 5 इकाइयों की मांग थी, और जब प्राइस 5 हो गया तो मांग 1 यूनिट रह गई। यानी हम पहले इस पॉइंट पर थे, इससे हम ऊपर की तरफ गए हैं। ये आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है पहले। ठीक है, ये डिमांड कर्व है डी डी। डिमांड कर्व डी डी पर इस पॉइंट से, इसको आप ले लो पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, तो ए से बी की तरफ आपके जो एरो की डायरेक्शन है वो अगर है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये एरो, तो इसको हम कहते हैं मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये था पहली प्रकार का परिवर्तन, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, या ये मूवमेंट अलोंग दी कर्व की कैटेगरी में आते हैं दोनों, क्योंकि डिमांड कर्व दोनों में वही रहता है, उसी पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं। दूसरी प्रकार का जो परिवर्तन है वो है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि जब आपका डिमांड कर्व ही पूरा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। और शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व में 2 प्रकार के चेंजेस आते हैं। पहला है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि कहलाता है ये। इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है, ये भी आपको टेबल और डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये प्राइस रुपीस में है और क्वांटिटी यूनिट्स में है। 3 रुपये प्राइस पर 3 पेन की मांग थी। अगर उसी प्राइस पर मांग बढ़ जाए, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस बढ़ जाए और मांग सेम रहे, उसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है सेम प्राइस मोर डिमांड। ठीक है, प्राइस सेम है, 3 रुपये था अब भी 3 रुपये है, लेकिन उसी प्राइस के ऊपर मांग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? कुछ अन्य तत्वों के प्रभाव की वजह से। कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो सकता है, फैशन में चेंज हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस में चेंज हो सकता है, कोई भी रीज़न उसका हो सकता है। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा क्या है कि मोर प्राइस 3 था अब 4 हो गया है, और डिमांड सेम है, सेम डिमांड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब हमने इस चीज़ को डायग्रामेटिकली शो करना है। इधर प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पर डिमांड लेंगे, ये हमारा पहला डिमांड कर्व है, और ये डी डी डिमांड कर्व है। जब मांग में वृद्धि होती है तो हमारा डिमांड कर्व D1 हो जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है। देखो, आपने इस डायग्राम को टेबल का जो डाटा है वो लेकर के बनाना है, राइट।
मान लो मैं इसको आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटी स्क्रीन पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। ये है प्राइस, ठीक है। मान लो ये ओपी प्राइस है और इस प्राइस पर डिमांड ओक्यू है, ठीक है। प्राइस तो वही रहता है और इसी प्राइस पर मांग बढ़ जाती है। कुछ अन्य तत्वों के प्रभाव की वजह से सेम प्राइस के ऊपर डिमांड बढ़ करके OQ1 हो गई है, ठीक है। पहला तो ये है। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए प्राइस बढ़ जाए। दूसरी स्थिति क्या है कि प्राइस OP1 हो गया है और डिमांड पहले जितनी ही रहती है, OQ ही रहती है। तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट शोज सेम प्राइस मोर डिमांड एंड दिस पॉइंट शोज सेम डिमांड एट मोर प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारा नया डिमांड कर्व D1 बन गया है और ये पुराना हमारा डिमांड कर्व है DD। तो ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है अगर डिमांड में इंक्रीज यानी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी इसको कहते हैं। डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है, मांग में कमी का क्या मतलब है, तो ये भी टेबल और डायग्राम से हमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर प्राइस रुपीज़ में, क्वांटिटी यूनिट्स में, अगर सेम प्राइस पर सेम प्राइस लेस डिमांड, प्राइस तो वही है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो है पहले 3 थी, अब घट गई 2 हो गई। कुछ अन्य तत्व जो हैं वो चेंज हुए होंगे, कुछ अन्य तत्वों के प्रभाव की वजह से कंज्यूमर की इनकम में मान लो चेंज आ गया, या एक्सपेक्टेशंस में चेंज आ गया, या किसी और फैक्टर में चेंज आ गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस कम हुआ, प्राइस के कम होने से मांग को बढ़ना चाहिए था लेकिन वो बढ़ी नहीं है, सेम रहती है, यानी कि लेस प्राइस और सेम डिमांड, इसको भी हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। अब हम इसको भी ग्राफिकली शो करेंगे। OY एक्सिस पर प्राइस लेना है और OX एक्सिस पर क्वांटिटी लेनी है। ये हमारा पहला डिमांड कर्व है DD। मांग में जब कमी होती है तो ये D1 हो जाता है, ठीक है। देखिए, मान लो शुरू में प्राइस OP था और डिमांड OQ थी, फिर क्या हुआ, उसी प्राइस के ऊपर डिमांड घट गई है। इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, ये डिमांड कम हो गई है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस जो है वो घट गया है, P1 हो गया है, प्राइस के घटने से डिमांड इज द सेम, ये डिमांड इज द सेम, ठीक है। सॉरी, डिमांड इज द सेम। शुरू में डिमांड कितनी थी, OQ थी, यहाँ पर प्राइस कम हुआ है लेकिन डिमांड जो है वो सेम रहती है। तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट A और पॉइंट B, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा नया डिमांड कर्व बनता है और ये क्या दिखलाता है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो ये हमने किया चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। चेंजेस इन डिमांड में 2 प्रकार के चेंजेस हमने किए, मांग का विस्तार और संकुचन, मांग में वृद्धि और कमी। तो दैट्स ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।